मेरी मौत, ख्वाजा अहमद अब्बास। लोग समझते हैं कि सरदार जी मारे गए। नहीं, ये मेरी मौत है, पुराने मैं की मौत, मेरे तअस्सुबात की मौत, उस मुनाफ़रत की मौत जो मेरे दिल में थी। मेरी ये मौत कैसे हुई, यह बताने के लिए मुझे अपने पुराने मुर्दा मैं को ज़िंदा करना पड़ेगा। मेरा नाम शेख बुरहानुद्दीन है। जब दिल्ली और नई दिल्ली में फ़िरका वाराना कत्ल और गारत का बाज़ार गर्म और मुसलमानों का खून सस्ता हो गया, तो मैंने सोचा वाह री किस्मत, पड़ोसी भी मिला तो सिख। हक़े हमसायगी अदा करना और जान बचाना तो दूर, न जाने कब किरपान भोंक दे। बात यह है कि उस वक़्त मैं सिखों पर हँसता भी था, उनसे डरता भी था और काफ़ी नफ़रत भी करता। आज से नहीं, बचपन से। मैं शायद 6 बरस का था जब पहली बार मैंने एक सिख को देखा, जो धूप में बैठा अपने बालों में कंघी कर रहा। मैं चिल्ला पड़ा, "अरे वो देखो, औरत के मुँह पर कितनी लंबी दाढ़ी!" जैसे-जैसे उम्र गुज़रती गई, ये इस्तेजाब एक नस्ली नफ़रत में तब्दील होता गया। घर की बड़ी बूढ़ियाँ जब किसी बच्चे के बारे में नामुबारक बात का ज़िक्र करतीं, मसलन यह कि उसे निमोनिया हो गया या उसकी टाँग टूट गई, तो कहतीं, "अब से दूर किसी सिख फ़िरंगी को निमोनिया हो गया" या "अब से दूर किसी सिख फ़िरंगी की टाँग टूट गई।" बाद को मालूम हुआ कि यह कोसना 1857 ईस्वी की यादगार था, जब हिंदू-मुसलमानों की जंग-ए-आज़ादी को दबाने में पंजाब के सिख राजाओं और उनकी फ़ौजों ने फ़िरंगियों का साथ दिया था। मगर उस वक़्त तारीख़ी हक़ाइक़ पर नज़र नहीं थी, सिर्फ़ एक मुबहम सा खौफ़, एक अजीब-सी नफ़रत, एक अमीक़ तअस्सुब। डर अंग्रेज़ से भी लगता था और सिख से भी, मगर अंग्रेज़ से ज़्यादा। मसलन जब मैं कोई 10 बरस का था, एक रोज़ दिल्ली से अलीगढ़ जा रहा था। हमेशा 3rd या इंटर में सफ़र होता था। सोचा कि अब की बार सेकंड क्लास में सफ़र करके देखा जाए। टिकट खरीदा और एक खाली डिब्बे में बैठकर गद्दों पर खूब कूदा। बाथरूम के आईने में उचक-उचक कर अपना अक्स देखा। सब पंखों को एक साथ चला दिया। रोशनियों को कभी जलाया, कभी बुझाया। मगर अभी गाड़ी के चलने में 2-3 मिनट बाकी थे कि लाल-लाल मुँह वाले 4 फौजी गोरे आपस में डैम ब्लडी किस्म की गुफ्तगू करते हुए डब्बे में घुस आए। उनको देखना था कि सेकंड क्लास में सफ़र करने का शौक रफूचक्कर हो गया और अपना सूटकेस घसीटा मैं भागा और एक निहायत खचाखच भरे हुए 3rd क्लास के डिब्बे में आकर दम लिया। यहाँ देखा कि कई सिख दाढ़ियाँ खोले कच्छे पहने बैठे थे, मगर मैं उनसे डरकर डब्बा छोड़कर नहीं भागा, सिर्फ़ उनसे ज़रा फ़ासले पर बैठ गया। हाँ, तो डर सिखों से भी लगता था और अंग्रेज़ों से उनसे ज़्यादा। मगर अंग्रेज़ अंग्रेज़ थे और कोट-पतलून पहनते थे, जो मैं भी पहनना चाहता था और डैम ब्लडी फूल वाली ज़बान बोलते थे, जो मैं भी सीखना चाहता। इसके अलावा वे हाकिम थे और मैं भी छोटा-मोटा हाकिम बनना चाहता था। वे काँटे-छुरी से खाना खाते थे और मैं भी काँटे-छुरी से खाना खाने का ख़्वाहिशमंद था, ताकि दुनिया मुझे भी मुहज़्ज़ब और मुतमद्दिन समझे। मगर सिखों से जो डर लगता था, वो हिकारत आमेज़। कितने अजीब-उल ख़िलक़त थे ये सिख, जो मर्द होकर भी सिर के बाल औरतों की तरह लंबे-लंबे रखते थे। ये और बात है कि अंग्रेज़ी फ़ैशन की नकल में सिर के बाल मुड़ाना कुछ मुझे भी पसंद नहीं था। अब्बा के इस हुक्म के बावजूद कि हर जुम्मा सर के बाल खशखशी कराए जाएँ, मैंने बाल खूब बढ़ा रखे थे, ताकि हॉकी और फुटबॉल खेलते वक़्त बाल हवा में उड़ें जैसे अंग्रेज़ी खिलाड़ियों। अब्बा कहते, "यह क्या औरतों की तरह पट्टे बढ़ा रखे?" मगर अब्बा तो थे ही पुराने दकियानूसी ख़्याल के, उनकी बात कौन सुनता? उनका बस चलता तो सिर पर उस्तरा चलवाकर बचपन में भी हमारे चेहरों पर दाढ़ियाँ बंधवा देते। हाँ, इस पर याद आया कि सिखों के अजीब अल-ख़िलक़त होने की दूसरी निशानी उनकी दाढ़ियाँ थीं और फिर दाढ़ी दाढ़ी में फ़र्क होता है। मसलन अब्बा की दाढ़ी, जिसकी निहायत एहतमाम से नाई फ्रेंच कट बनाया करता था, या ताया अब्बा की, जो नुकीली और चोंचदार थी। मगर यह भी क्या कि दाढ़ी को कभी कैंची लगे ही नहीं, झाड़-झंकार की तरह बढ़ती ही रहे, बल्कि तेल और दही और न जाने क्या-क्या मलकर बढ़ाई जाए और जब कई फुट लंबी हो जाएगी तो इसमें कंघी की जाए जैसे औरतें सिर के बाल में करती। औरतें या मुझ जैसे स्कूल के फैशनेबल लड़के। इसके अलावा दादा जान की दाढ़ी भी कई फुट लंबी थी और वह भी उसमें कंघी करते थे, मगर दादा जान की बात और थी। आखिर वह मेरे दादा जान ठहरे और सिख फिर सिख थे। मैट्रिक के बाद मुझे पढ़ने-लिखने के लिए मुस्लिम यूनिवर्सिटी अलीगढ़ भेजा गया। कॉलेज में जो पंजाबी लड़के पढ़ते थे,
उनको हम दिल्ली और यूपी वाले नीच, जाहिल और उजड़ समझते थे। न बात करने का सलीका, न खाने-पीने की तमीज़। तहज़ीब व तमद्दुन छू नहीं गए थे। गँवार लठ, ये बड़े-बड़े लस्सी के गिलास पीने वाले भला केवड़ेदार फ़ालूदे और लिप्टन की चाय की लज़्ज़त क्या जाने। ज़बान निहायत नाशाइस्ता, बात करें तो मालूम हो लड़ रहे हैं। अस्सी-तुस्सी, साड़े-तुहाड़े, लाहौल-बिला कुप्पा। मैं तो हमेशा उन पंजाबियों से कतराता था, मगर खुदा भला करे हमारे वार्डन साहब का कि उन्होंने एक पंजाबी को मेरे कमरे में जगह दे दी। मैंने सोचा चलो अब साथ ही रहना है, तो थोड़ी बहुत हद तक दोस्ती ही कर ली जाए। कुछ दिनों में काफ़ी गाढ़ी छनने लगी। उसका नाम गुलाम रसूल था, रावलपिंडी का रहने वाला था, काफ़ी मज़ेदार आदमी और लतीफ़े खूब सुनाया करता। अब आप कहेंगे ज़िक्र शुरू हुआ था सरदार साहब का, यह गुलाम रसूल कहाँ से टपक पड़ा? मगर असल में गुलाम रसूल का इस किस्से से करीबी ताल्लुक है। बात यह है कि वो जो लतीफ़े सुनाता था, वो आम तौर से सिखों के बारे में होते थे, जिनको सुन-सुन कर मुझे पूरी सिख कौम की आदात और ख़साइस, उनकी नस्ली ख़ुसूसियात और इज्तिमाई कैरेक्टर का बख़ूबी इल्म हो गया था। बकौल गुलाम रसूल, सिख तमाम बेवकूफ़ और बुद्धू होते हैं। 12 बजे तो उनकी अक्ल ही बिल्कुल ख़प्त हो जाती है। इसके सबूत में कितने ही वाक़ियात बयान किए जा सकते हैं। मसलन एक सरदार जी दिन के 12 बजे साइकिल पर सवार अमृतसर के हॉल बाज़ार से गुज़र रहे थे। चौराहे पर एक सिख कांस्टेबल ने रोका और पूछा, तुम्हारी साइकिल की लाइट कहाँ है? साइकिल सवार सरदार जी गिड़गिड़ाकर बोले, जमादार साहब अभी अभी बुझ गई है, घर से जलाकर तो चला था। इस पर सिपाही ने चालान करने की धमकी दी। एक राह चलते सफेद दाढ़ी वाले सरदार जी ने बीच बचाव कराया, चलो भाई कोई बात नहीं, लाइट बुझ गई है तो अब जला लो। और इसी किस्म के सैकड़ों किस्से गुलाम रसूल को याद थे, और जब वो पंजाबी मुकालमों के साथ सुनाता था तो सुनने वालों के पेट में बल पड़ जाते। असल में उनको सुनने का मजा पंजाबी में ही था, क्योंकि उजड़ सिखों की अजीब व गरीब हरकतों के बयान करने का हक कुछ पंजाबी जैसी उजड़ जबान में ही हो सकता है। सिख ना सिर्फ बेवकूफ और बुद्धू थे, बिल्कुल गंदे थे। जैसे कि एक सबूत तो गुलाम रसूल का, जिसने सैकड़ों सिखों को देखा था, यह था कि वह बाल नहीं मुंडाते थे। उसके अलावा बरखिलाफ हम साफ-सुथरे नमाज़ी मुसलमानों के, जो हर अठवारे जुम्मा के जुम्मा गुस्ल करते हैं, ये सिख कच्छा बाँध सबके सामने नल के नीचे बैठकर नहाते तो रोज़ हैं, मगर अपने बालों में दाढ़ी में न जाने क्या-क्या गंदी और गलीज़ चीज़ें मत, मसलन दही। वैसे तो मैं भी सिर में लाइम जूस ग्लिसरीन लगाता हूँ, जो किसी कदर गाढ़े-गाढ़े दूध से मुशबा होती है, मगर उसकी बात और है। वो विलायत की मशहूर परफ्यूम फैक्ट्री से निहायत खूबसूरत शीशी में आती है, और दही किसी गंदे-संदे हलवाई की दुकान से। खैर जी, हमें दूसरों के रहने-सहने के तरीकों से क्या लेना? मगर सिखों का सबसे बड़ा कसूर यह था कि ये लोग अक्खड़पन, बदतमीज़ी और मार-धाड़ में मुसलमानों का मुकाबला करने की जुर्रत करते। अब दुनिया जानती है कि एक अकेला मुसलमान 10 हिंदुओं या सिखों पर भी भारी होता है, मगर फिर ये सिख मुसलमानों के रौब को नहीं मानते थे। किरपाने लटकाए, अकड़-अकड़ कर मूँछों बल्कि दाढ़ी पर भी ताव देते चलते थे। गुलाम रसूल का कहना था कि उनकी हेकड़ी एक दिन हम ऐसी निकालेंगे कि खालसा जी याद आ जाए। कॉलेज छोड़े कई साल गुजर गए। तालिब-ए-इल्म से मैं क्लर्क और क्लर्क से हेड क्लर्क बन गया। अलीगढ़ का हॉस्टल छोड़ नई दिल्ली में एक सरकारी क्वार्टर में रहना-सहना इख्तियार कर लिया। शादी हो गई, बच्चे हो गए। मगर कितनी ही मुद्दत के बाद मुझे गुलाम रसूल का वह कहना याद रहा कि जब एक सरदार साहब मेरे बराबर के क्वार्टर में रहने को आए। ये रावलपिंडी से बदली करा के आए थे, क्योंकि रावलपिंडी के ज़ ज़िला में गुलाम रसूल की पेशेनगोई के बमुजिब सरदारों की हेकड़ी अच्छी तरह से निकाली गई थी। मुजाहिदों ने उनका सफाया कर दिया था। बड़े सूरमा बनते थे, किरपाने लिए फिरते थे। बहादुर मुसलमानों के सामने उनकी एक ना बनी। उनकी दाढ़ियाँ मूंद कर उनको मुसलमान बनाया गया था। ज़बरदस्ती उनका खतना किया गया था। हिंदू प्रेस हस्बे आदत मुसलमानों को बदनाम करने के लिए यह लिख रहा था कि सिख औरतों और बच्चों को भी मुसलमानों ने कत्ल किया है। हालांकि यह इस्लामी रिवायात के खिलाफ है। कोई मुसलमान मुजाहिद कभी औरत या बच्चे पर हाथ नहीं उठाता। रही औरतों और बच्चों की लाशों की तस्वीरें जो छापी जा रही थीं, वो या तो जाली थीं, या सिखों ने मुसलमानों को बदनाम करने के लिए खुद अपनी औरतों और बच्चों को कत्ल किया होगा। रावलपिंडी और मगरबी पंजाब के मुसलमानों पर यह भी इल्ज़ाम लगाया गया था कि उन्होंने हिंदू और सिख लड़कियों को भगाया था। हालांकि वाकया सिर्फ इतना है कि मुसलमानों की जवां मर्दी की धाक बैठी है,
और अगर नौजवान मुसलमानों पर हिंदू और सिख लड़कियां खुद ही लट्टू हो जाएं, तो उनका क्या कसूर है कि वे तबलीग इस्लाम के सिलसिले में इन लड़कियों को अपनी पनाह में ले। हाँ, तो सिखों की नाम निहाद बुहारी बहादुरी का भांडा फूट गया। भला अब तो मास्टर तारा सिंह लाहौर में कृपाण निकालकर मुसलमानों को धमकियां दे। पिंडी से भागे हुए सरदार और उनकी खस्ता हाली को देखकर मेरा सीना अजमत इस्लाम की रूह से भर। हमारे पड़ोसी सरदार जी की उम्र कोई 60 बरस की होगी। दाढ़ी बिल्कुल सफेद हो चुकी थी। हालांकि मौत के मुंह से बचकर आए थे, मगर ये हजरत हर वक्त दांत निकाले हंसते रहते थे, जिससे साफ जाहिर होता था कि वे दरअसल कितना बेवकूफ और बेहिस है। शुरू शुरू में उन्होंने मुझे अपनी दोस्ती के जाल में फंसाना चाहा। आते जाते जबरदस्ती बातें करना शुरू कर दी। न जाने सिखों का कौन सा त्योहार था, उस दिन प्रसाद की मिठाई भी भेजी, जो मेरी बीवी ने फौरन मेहतरानी को दे दी। पर मैंने ज्यादा मुंह न लगाया। कोई बात हुई, सूखा साखा सा जवाब दे दिया और बस। मैं जानता था कि सीधे मुंह दो चार बातें कर ली तो ये पीछे ही पड़ जाए। आज बातें तो कल गालम गुफ्तार। गालियां तो आप जानते ही हैं, सिखों की दाल रोटी होती है। कौन अपनी जबान गंदी करे ऐसे लोगों से ताल्लुकात बढ़ाकर। हाँ, इतवार की दोपहरी को मैं अपनी बीवी को सिखों की हिमाकत के किस्से सुना रहा था। उसका मामू उसका अमली सबूत देने के लिए ऐन 12 बजे मैंने अपने नौकर को सरदार जी के यहाँ भेजा कि पूछ कर आए क्या वजह है। उन्होंने कहलवा दिया, 12 बजकर 2 मिनट हुए हैं। मैंने कहा, 12 बजे का नाम लेने से घबराते हैं क्या? और हम खूब हंसे। इसके बाद मैंने कई बार बेवकूफ बनाने के लिए सरदार जी से पूछा, क्यों सरदार जी 12 बज गए? और वे बेशर्मी से दांत फाड़कर जवाब देते, जी असा तो 24 घंटे 12 बजे रहते हैं। और यह कहकर खूब हंसे, गोया ये बड़ा मजाक। मुझे सबसे ज्यादा डर बच्चों की तरफ से था। अव्वल तो किसी सिख का एतबार नहीं, कब बच्चे ही के गले पर किरपान चला दे। फिर ये लोग रावलपिंडी से आए थे, जरूर दिल में मुसलमानों की तरफ से नफरत रखते होंगे और इंतकाम लेने की ताक में होंगे। मैंने बीवी को ताकीद कर दी कि बच्चे हरगिज सरदार जी के क्वार्टर की तरफ न जाएं। पर बच्चे तो बच्चे ही होते हैं। चंद रोज बाद मैंने देखा कि सरदार की छोटी लड़की मोहिनी और उनके पोतों के साथ खेल रहे हैं। यह बच्ची, जिसकी उम्र मुश्किल से 10 बरस की होगी, सचमुच मोहिनी ही थी। गोरी चिट्टी, अच्छा नाक नक्शा, बड़ी खूबसूरत। कम बख्तों की औरतें काफी खूबसूरत होती हैं। मुझे याद आया कि गुलाम रसूल कहता था कि अगर पंजाब से सिख मर्द चले जाएं और अपनी औरतों को छोड़ जाएं, तो फिर हूरों की तलाश की जरूरत नहीं। हाँ, तो अब मैंने बच्चों को सरदार जी के बच्चों के साथ खेलते देखा, तो मैं उनको घसीटता हुआ अंदर ले आया और खूब पिटाई की। फिर मेरे सामने कम से कम उनकी हिम्मत न हुई कि उधर का रुख करें। बहुत जल्द सिखों की असलियत पूरी तरह जाहिर हो गई। रावलपिंडी से तो डरपोकों की तरह पिटकर भाग कर आए, पर मशरकी पंजाब में मुसलमानों को अक़लियत में पाकर उन पर जुल्म ढाना शुरू कर दिया। हजारों बल्कि लाखों मुसलमानों को जाम शहादत पीना पड़ा। इस्लामी खून की नदियां बह गई। हजारों औरतों को बरहना करके जुलूस निकाला गया। जब ये मगरबी पंजाब से भागे हुए सिख इतनी बड़ी तादाद में दिल्ली में आने शुरू हुए थे, इस वबा का यहाँ तक पहुंचना यकीनी हो। मेरे पाकिस्तान जाने में अभी चंद हफ्ते की देर थी, इसलिए मैंने अपने बड़े भाई के साथ अपनी बीवी बच्चों को हवाई जहाज से कराची भेज दिया और खुद खुदा पर भरोसा करके ठहर गया। हवाई जहाज में सामान तो ज्यादा जा नहीं सकता, इसलिए मैंने पूरी एक वैगन बुक करा ली। मगर जिस दिन सामान चढ़ने वाला था, उस दिन सुना कि पाकिस्तान जाने वाली गाड़ियों पर हमले हो रहे हैं, इसलिए सामान घर में ही पड़ा रहा। 15 अगस्त को आज़ादी का जश्न मनाया गया, मगर मुझे इस आज़ादी में क्या दिलचस्पी थी। मैंने छुट्टी मनाई और दिन भर लेटा डॉन और पाकिस्तान टाइम्स का मुताला करता रहा। दोनों में नाम नेहाद आज़ादी के चीथड़े उड़ाए गए थे और साबित किया गया कि किस तरह हिंदुओं और अंग्रेजों ने मिलकर मुसलमानों को का खात्मा करने की साजिश की। वो तो हमारे कायदे आजम का एजाज था कि पाकिस्तान लेकर ही रहे। अगरचे अंग्रेजों में हिंदुओं और सिखों के दबाव में आकर अमृतसर को हिंदुस्तान के हवाले कर दिया। हालांकि दुनिया जानती है अमृतसर खालिस इस्लामी शहर है और यहाँ की सुनहरी मस्जिद, जो गोल्डन मॉस्क के नाम से दुनिया में मशहूर है, नहीं, वह तो गुरुद्वारा है और गोल्डन टेम्पल कहलाता है। सुनहरी मस्जिद तो दिल्ली में है। सुनहरी मस्जिद ही नहीं, जामा मस्जिद भी, लाल किला है, निजामुद्दीन औलिया का मजार, हुमायूं का मकबरा, सफदरजंग का मदरसा, गरज के चप्पे चप्पे पर इस्लामी हुकूमत के निशान पाए जाते हैं।
फिर भी आज उसी दिल्ली, बल्कि कहना चाहिए कि शाहजहानाबाद पर हिंदू साम्राज्य का झंडा बुलंद किया जा रहा है। रोले अब दिल खोल ए दीदा ए खूंबार। और यह सोचकर मेरा दिल भर आया कि दिल्ली जो कभी मुसलमानों का पाया ये तख्त था, तहज़ीब व तमद्दुन का गवारा था, हमसे छीन लिया गया था और हमें मग़रबी पंजाब और सिंध, बलूचिस्तान जैसे उजड़ और गैर मुतमद्दिन इलाकों में ज़बरदस्ती भेजा जा रहा था, जहाँ किसी को शाइस्ता उर्दू ज़बान भी बोलनी नहीं आती थी, जहाँ शलवार जैसे मज़हक़ा ख़ेज़ लिबास पहना जाता था, जहाँ हल्की-फुल्की पाव भर में 20 चपातियों की बजाय 2-2 सेर की नान खाई जाती। फिर मैंने अपने दिल को मजबूत करके कायदे-आज़म और पाकिस्तान की खातिर यह कुर्बानी तो हमें देनी ही, मगर फिर भी दिल्ली छोड़ने के ख़्याल से दिल मुरझाया ही रहा। शाम को जब मैं बाहर निकला और सरदार जी ने दाँत निकाल कर कहा, "क्यों बाबूजी, तुम आज कुछ खुशी नहीं मनाई?" तो मेरे जी में आया कि उसकी दाढ़ी में आग लगा दूँ। हिंदुस्तान की आज़ादी और दिल में सिक्का शाही आखिर रंग लाकर ही रही। अब मग़रबी पंजाब से आए हुए रिफ्यूजीज़ की तादाद हज़ारों से लाखों तक पहुँच गई। ये लोग दरअसल पाकिस्तान को बदनाम करने के लिए अपने घर-बार छोड़कर वहाँ से भागे। यहाँ आकर गली-कूचों में अपना रोना रोते फिरते थे। कांग्रेसी प्रोपेगेंडा मुसलमानों के खिलाफ ज़ोरों पर चल रहा था और इस बार कांग्रेसियों ने चाल यह चली कि बजाय कांग्रेस का के नाम लेने के राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और शहीदी दल के नाम से काम कर रहे थे। हालाँकि दुनिया जानती है कि ये हिंदू चाहे कांग्रेसी हों या महासभाई, सब एक ही थैली के चट्टे-बट्टे। चाहे दुनिया को दिखाने की खातिर वे बज़ाहिर गांधी और जवाहरलाल नेहरू को गालियाँ ही क्यों न देते। एक दिन सुबह को खबर आई कि दिल्ली में कत्लेआम शुरू हो गया। करोल बाग में मुसलमानों के सैकड़ों घर फूंक दिए गए। चांदनी चौक के मुसलमानों की दुकानें लूट ली गईं और हजारों का सफाया हो गया। ये था कांग्रेस के हिंदू राज का नमूना। खैर मैंने सोचा नई दिल्ली तो मुद्दत से अंग्रेजों का शहर है। लॉर्ड माउंटबेटन यहाँ रहते हैं, कमांडर इन चीफ यहाँ रहते हैं। कम से कम यहाँ वह मुसलमानों के साथ ऐसा जुल्म ना हो। यह सोचकर मैं दफ्तर की तरफ चला क्योंकि उस दिन मुझे प्रोविडेंट फंड का हिसाब करना था और दरअसल इसीलिए मैंने पाकिस्तान जाने में देर की थी। अभी गोल मार्केट के पास ही पहुंचा था कि दफ्तर का एक हिंदू बाबू मिला। उसने कहा, ये क्या कर रहे हो, जाओ वापस जाओ, बाहर ना निकलना, कनॉट प्लेस में बलवाई मुसलमानों को मार रहे हैं। मैं वापस भाग आया। अपने मोहल्ले में पहुंचा ही था कि सरदार जी से मुठभेड़ हो गई। कहने लगे, शेख जी फिक्र न करना, जब तक हम सलामत हैं तुम्हें कोई हाथ नहीं लगा सकता। मैंने सोचा उसकी दाढ़ी के पीछे कितना मक्र छुपा हुआ है। दिल में तो खुश है, चलो अच्छा हुआ मुसलमानों का सफाया हो रहा है, मगर ज़बानी हमदर्दी जताकर मुझ पर एहसान कर रहा है, बल्कि शायद मुझे चिढ़ाने के लिए कह रहा है। क्योंकि सारे मोहल्ले में, बल्कि तमाम सड़क पर मैं तने-तनहा मुसलमान था, पर मुझे उन काफ़िरों का रहम-ओ-करम नहीं चाहिए। मैं सोचकर अपने क्वार्टर में आ गया। मैं मारा भी जाऊँगा तो 10-20 को मार। सीधा अपने कमरे में गया जहाँ पलंग के नीचे मेरी 2 नाली शिकारी बंदूक रखी थी। जब से फसादात शुरू हुए थे, मैंने कारतूस और गोलियों का भी काफ़ी ज़ख़ीरा जमा कर रखा था। पर वहाँ बंदूक न मिली। सारा घर छान मारा, उसका कहीं पता न चला। "क्यों हुज़ूर, क्या ढूँढ रहे हैं आप?" यह मेरा वफ़ादार मुलाज़िम महमूद। "मेरी बंदूक क्या हुई?" मैंने पूछा। उसने कोई जवाब न दिया, मगर उसके चेहरे से साफ़ ज़ाहिर था कि उसे मालूम है, शायद उसने छुपाई है या चुराई। "बोलता क्यों नहीं?" मैंने डाँट कर कहा। तब हकीकत मालूम हुई कि महमूद ने मेरी बंदूक चुराकर अपने चंद दोस्तों को दे दी, जो दरियागंज में मुसलमानों की हिफाज़त के लिए हथियारों का ज़ख़ीरा जमा कर रहे थे। कई 100 बंदूकें हैं सरकार हमारे पास, 7 मशीन गन है, 10 रिवॉल्वर और 1 तोप। काफ़िरों को भून कर रख देंगे, भून कर। मैंने कहा, दरियागंज में मेरी बंदूक से काफ़िरों को भून दिया गया, तो उसमें मेरी हिफाज़त कैसे होगी? मैं तो यहाँ निहत्था काफ़िरों के नरगे में फँसा हुआ हूँ। यहाँ मुझे भून दिया गया तो कौन ज़िम्मेदार होगा? मैंने महमूद से कहा कि वह किसी तरह से छुपता-छुपाता दरियागंज तक जाए और वहाँ से मेरी बंदूक और 100-200 कारतूस लेकर आए। वो चला तो गया, मगर मुझे यकीन था कि अब वो लौट कर नहीं आएगा। अब मैं घर में बिल्कुल अकेला रह गया। सामने कॉर्निस पर मेरी बीवी और बच्चों की तस्वीरें खामोशी से मुझे घूर रही थी। यह सोचकर मेरी आँखों में आँसू आ गए कि अब उनसे कभी मुलाकात होगी होगी भी या नहीं। लेकिन फिर यह ख़्याल करके इत्मीनान भी हुआ कि कम से कम वे खैरियत से पाकिस्तान पहुँच गए हैं।
काश मैंने प्रोविडेंट फंड का लालच न किया होता और पहले ही चला गया होता। पर अब पछताने से क्या? सत श्री अकाल, हर हर महादेव। दूर से आवाजें करीब आ रही थी। ये बलवाई थे। ये मेरी मौत के हरकारे थे। मैंने जख्मी हिरन की तरह इधर उधर देखा, जो गोली खा चुका हो और जिसके पीछे शिकारी कुत्ते लगे। बचाव की कोई सूरत न थी। क्वार्टर के किवाड़ पतली लकड़ी के थे और उनमें शीशे लगे हुए। अगर मैं बंद कर कर बैठा भी रहा तो 2 मिनट में बलवाई किवाड़ तोड़कर अंदर आ सकता। सत श्री अकाल, हर हर महादेव। आवाजें और करीब आ रही। मेरी मौत करीब आ रही। इतने में दरवाजे पर दस्तक हुई। सरदार जी दाखिल हुए। शेख जी, तुम हमारे क्वार्टर में आ जाओ, जल्दी करो। बगैर सोचे समझे अगले लम्हे में मैं सरदार जी के बरामदे की चिकों के पीछे था। मौत की गोली सन से मेरे सर पर से गुजर गई, क्योंकि मैं वहां दाखिल ही हुआ था कि एक लॉरी आकर रुकी और उसमें से 10-15 नौजवान उतरे। उनके लीडर के हाथ में एक टाइप की हुई फहरिस्त थी। क्वार्टर 8 शेख बुरहानुद्दीन। उसने कागज पर नजर डालते हुए हुक्म दिया और यह गोल का गोल मेरे क्वार्टर पर टूट पड़ा। मेरी गृहस्थी की दुनिया मेरी आंखों के सामने उजड़ गई, लुट गई। कुर्सियां, मेजें, संदूक, तस्वीरें, किताबें, दरी, कालीन, यहाँ तक कि मैले कपड़े, हर चीज लॉरी पर पहुंचा दी गई। डाकू, लुटेरे, कजाक। और ये सरदार जी जो बज़ाहिर हमदर्दी जताकर मुझे यहाँ ले आए थे, ये कौन से कम लुटेरे थे? बाहर जाकर बलवाइयों से कहने लगे, ठहरिए साहब, इस घर पर हमारा हक ज्यादा है, हमें भी इस लूट में हिस्सा मिलना चाहिए। और यह कहकर उन्होंने अपने बेटे और बेटी को इशारा किया और वे भी लूट में शामिल हो। कोई मेरी पतलून उठाए चला आ रहा है, कोई सूटकेस, कोई मेरी बीवी बच्चों की तस्वीरें भी ला रहा है। और यह सब माल गनीमत सीधा अंदर के कमरे में जा रहा। अच्छा रे सरदार, जिंदा रहा तो तुझसे भी समझूंगा। पर उस वक्त तो मैं चूं भी नहीं कर सकता था, क्योंकि फसादी जो सबके सब मुसल्लह थे मुझसे चंद गज के फासले पर थे। अगर उन्हें कहीं मालूम हो गया कि मैं यहाँ हूँ। अरे अंदर आओ तुसी। दफतन मैंने देखा कि सरदार जी नंगी किरपान हाथ में लिए मुझे अंदर बुला रहे। मैंने एक बार उस दड़ियल चेहरे को देखा जो लूट मार की भाग दौड़ से और खौफनाक हो गया था, और फिर किरपान को जिसकी चमकीली धार मुझे दावत मौत दे रही। बहस करने का मौका नहीं था। अगर मैं कुछ भी बोला और बलवाइयों को ने सुन लिया तो एक गोली मेरे सीने के पार होगी। किरपान और बंदूक में से एक को पसंद करना था। मैंने सोचा 10 बंदूकबाज बलवाइयों से किरपान वाला बूढ़ा बेहतर है। मैं कमरे में चला गया, झिझकता हुआ, खामोश। उठे नहीं, और अंदर जाओ। मैं और अंदर के कमरे में चला गया, जैसे बकरा कसाई के साथ ज़िबह खाने में दाखिल होता है। मेरी आंखें किरपान की धार से चौंधियाती जा रही। ये लो जी, अपनी चीजें संभाल लो। यह कहकर सरदार जी ने वो तमाम सामान मेरे सामने रख दिया जो उन्होंने और उनके बच्चों ने झूठ मूठ की लूट में हासिल किया था। सरदारनी बोली, बेटा, हम तो तेरा कुछ भी सामान न बचा सके। मैं कोई जवाब न दे सका। इतने में बाहर से कुछ आवाजें सुनाई। बलवाई मेरी लोहे की अलमारी को बाहर निकाल रहे थे और उसको तोड़ने की कोशिश कर रहे थे। उसकी चाबियां मिल जाती तो सब मामला आसान हो जाता। चाबियां तो इसकी पाकिस्तान में मिलेंगी। भाग गया ना डरपोक कहीं का, मुसलमान का बच्चा। तो था तो मुकाबला करता। नन्ही मोहिनी मेरी बीवी के चंद रेशमी कमीज और करारे न जाने किससे छीन कर ला रही थी कि उसने ये सुना। वो बोली, तुम बड़े बहादुर हो। शेख जी डरपोक क्यों होने लगे? वो तो पाकिस्तान नहीं गए। नहीं गया तो यहाँ से कहीं मुंह काला कर गया। मुंह काला क्यों करते? वो तो हमारे यहाँ। मेरे दिल की हरकत एक लम्हे के लिए बंद। बच्ची अपनी गलती का एहसास करते ही खामोश हो, मगर उन बलवाइयों के लिए यह काफी था। सरदार जी पर जैसा खून सवार। उन्होंने मुझे अंदर के कमरे में बंद करके कुंडी लगा दी, अपने बेटे के हाथ में किरपान दी और खुद बाहर निकल गए। बाहर क्या हुआ यह मुझे ठीक तरह मालूम न। थप्पड़ों की आवाज, फिर मोहिनी की रोने की आवाज और उसके बाद सरदार जी की आवाज। पंजाबी गालियां। कुछ समझ में न आया कि किसे गालियां दे रहे हैं और क्यों। मैं चारों तरफ से बंद था, इसलिए ठीक सुनाई न देता था। और फिर गोली चलने की आवाज, सरदारनी की चीख, लॉरी रवाना होने की गड़गड़ाहट, और फिर तमाम मोहल्ले पर जैसे सन्नाटा छा गया। जब मुझे कमरे की कैद से निकाला गया तो सरदार जी पलंग पर पड़े थे और उनके सीने के करीब सफेद कमीज खून से सुर्ख हो रही थी। उनका लड़का हमसाए के घर से डॉक्टर को फोन कर रहा।
सरदार जी, ये तुमने क्या किया? मेरी ज़बान से न जाने ये अल्फ़ाज़ कैसे निकले। मैं महबूब था। मेरी बरसों की दुनिया ख़यालात, महसूसात, तअस्सुबात की दुनिया खंडर हो गई। सरदार जी, ये तुमने क्या किया? मुझे कर्ज़ उतारना था बेटा। कर्ज़? हाँ, रावलपिंडी में तुम्हारे जैसे ही एक मुसलमान ने अपनी जान देकर मेरे और मेरे घरवालों की जान और इज़्ज़त बचाई। क्या नाम था उसका सरदार जी? गुलाम रसूल। गुलाम रसूल? और मुझे ऐसा मालूम हुआ जैसे मेरे साथ किस्मत ने धोखा किया। दीवार पर लटके हुए घंटे ने 12 बजाने शुरू कर दिए। 1, 2, 3, 4, 5। सरदार जी की निगाहें घंटे की तरफ फिर गईं जैसे मुस्कुरा रहे हों और मुझे अपने दादा याद आ गए, जिनकी कई फुट लंबी दाढ़ी। सरदार जी की शक्ल उनसे कितनी मिलती थी। 6, 7, 8, 9 जैसे वो हँस रहे हों। उनकी सफ़ेद दाढ़ी और सिर के खुले हुए बालों ने चेहरे के गिर्द एक नूरानी हाला सा बना हुआ था। 10, 11, 12 जैसे वो कह रहे हों, जी असां ते हाँ तो 24 घंटे 12 बजे रहते हैं। फिर वो निगाहें हमेशा के लिए बंद हो गई और मेरे कानों में गुलाम रसूल की आवाज़ दूर से, बहुत दूर से आई। मैं कहता न था कि 12 बजे इन सिक्कों की अक्ल गायब हो जाती है और ये कोई न कोई हिमाकत कर बैठते हैं। अब इन सरदार जी ही को देखो, एक मुसलमान की खातिर अपनी जान दे दी। पर ये सरदार जी नहीं मरे थे, मैं मरा। शुक्रिया।